हेलो दोस्तों, नमस्कार। सावंत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रमेश सावंत बाल मनोविज्ञान के प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। पहला प्रश्न, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 गेसेल, ऑप्शन 2 हरलॉक, ऑप्शन 3 मेरिडेथ, ऑप्शन 4 डगलस और हॉलैंड। सभी दोस्त अपने करेक्ट और सटीक आंसर लगाएं। दोस्तों, ये कथन विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन हरलॉक महोदय का है। ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट और सटीक आंसर होता है। अगले प्रश्न पर चले दोस्तों। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? ऑप्शन 1 प्रभाव के कारण, ऑप्शन 2 जन्मजात विशेषताओं के कारण, ऑप्शन 3 वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, ऑप्शन 4 प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता के जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त करने के कारण। तो दोस्तों, आप सब अपने करेक्ट और सटीक आंसर लगाएं। दोस्तों, व्यक्तियों में एक दूसरे से जो भिन्नता होती है वह वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण होता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट और सटीक आंसर हो जाता है। दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलें। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन 1 स्मृति, ऑप्शन 2 सीखना, ऑप्शन 3 प्रेरणा, ऑप्शन 4 चिंतन। दोस्तों, आप सब अपने करेक्ट और सटीक आंसर लगाएं। दोस्तों, यहाँ पे अनुभव द्वारा परिवर्तन में व्यवहार में परिवर्तन ये सीखना कहलाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट और सटीक आंसर होता है। दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलें। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। ऑप्शन 1 अभ्यास से, ऑप्शन 2 परिणाम की अपेक्षा से, ऑप्शन 3 प्रशंसा से, ऑप्शन 4 तत्परता से। दोस्तों, आप सब अपने करेक्ट और सटीक आंसर लगाएं। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल करेक्ट और सटीक होता है। दोस्तों, वो तत्परता से संबंधित है। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल करेक्ट और सटीक आंसर है। दोस्तों, अगले प्रश्न पर हम चलें। कौशल सीखने की पहली अवस्था है। ऑप्शन 1 यथार्थता, ऑप्शन 2 कल्पनाशीलता, ऑप्शन 3 समन्वय, ऑप्शन 4 अनुकरण। तो आप सभी दोस्त अपने करेक्ट और सटीक आंसर लगाएं। दोस्तों, कौशल सीखने की पहली अवस्था वो अनुकरण होती है। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट और सटीक आंसर है। दोस्तों, अगले प्रश्न पर हम चलें। शिक्षण एक प्रक्रिया है। ऑप्शन 1 शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान के स्थानांतरण की, ऑप्शन 2 अधिगम को निर्देशित करने की, ऑप्शन 3 अनुदेशन की, ऑप्शन 4 शिक्षण अधिगम को सरलीकरण करने की। तो दोस्तों, आप सब अपने करेक्ट और सटीक आंसर लगाएं। शिक्षण एक प्रक्रिया है दोस्तों। शिक्षण
अधिगम को का सरलीकरण करने की। ऑप्शन डी यहाँ ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल करेक्ट और सटीक आंसर होता है। दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलें। प्रतिभाशाली विद्यार्थी ऑप्शन 1 स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं। ऑप्शन 2 अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक कह नहीं पाते। ऑप्शन 3 अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। ऑप्शन 4 शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो दोस्तों आप सब अपने करेक्ट और सटीक आंसर लगाएं। दोस्तों जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वो शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ आपका ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल करेक्ट और सटीक आंसर होता है। दोस्तों अगले प्रश्न पर चलें। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को डैश डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। ऑप्शन 1 समझ, ऑप्शन 2 सृजन, ऑप्शन 3 विश्लेषण, ऑप्शन 4 स्मरण। दोस्तों आप सब अपने करेक्ट और सटीक आंसर लगाएं। दोस्तों प्रतिभाशाली बालक जो होता है वो सृजनशील होता है, इसलिए प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सृजन के जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। तो आपका ऑप्शन 2 यहाँ बिल्कुल करेक्ट और सटीक आंसर होता है। अगले प्रश्न पर चलें दोस्तों हम। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय। ऑप्शन 1 विद्यार्थियों की क्षमताएं, ऑप्शन 2 विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, ऑप्शन 3 विद्यार्थियों की त्रुटियां, ऑप्शन 4 विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां। तो दोस्तों आप सब अपने करेक्ट और सटीक आंसर लगाएं। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। ऑप्शन 2 यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट और सटीक आंसर होता है दोस्तों। दोस्तों अगले प्रश्न पर हम चलें। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा को प्रदर्शित कर रही है। ऑप्शन थोड़े आपके बड़े हैं दोस्तों, मैं जूम कर देता हूं। ऑप्शन 1 एक कक्षा में शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। ऑप्शन 2 एक कक्षा में जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। ऑप्शन 3 एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। ऑप्शन 4 एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। तो दोस्तों आप सब अपने करेक्ट और सटीक आंसर लगाएं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट और सटीक होता है दोस्तों। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट और सटीक आंसर है। दोस्तों अगले प्रश्न पर चलें हम। सर्वेक्षण एवं निरीक्षण के मुख्य कार्य हैं, प्रमुख कार्य हैं। ऑप्शन 1 विद्यालय प्रशासन की देखभाल करना। ऑप्शन 2 विद्यालय एवं अभिभावक के मध्य सेतु के रूप में कार्य करना। ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों आप सब अपने करेक्ट और सटीक आंसर लगाएं। दोस्तों यहाँ पर एक अध्यापक की दृष्टि से उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल करेक्ट और सटीक आंसर है।
अगले प्रश्न पर चलें दोस्तों हम। बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। दोस्तों थोड़ा सा जूम कर दें हम आपके लिए। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संख्यात्मक रूप से, सॉरी दोस्तों ये संख्यात्मक नहीं, ये संज्ञानात्मक होना चाहिए, तो संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। ऑप्शन 3, बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। ऑप्शन 4, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। तो आप अपने करेक्ट और सटीक आंसर लगाएं। दोस्तों आप अपने करेक्ट और सटीक आंसर लगाएं। दोस्तों बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ऑप्शन 1 यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट और सटीक आंसर होता है। दोस्तों अगले प्रश्न पर हम चलें। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। ऑप्शन 1, खुले अंत वाले प्रश्न। ऑप्शन 2, परियोजना। ऑप्शन 3, अवलोकन। ऑप्शन 4, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो दोस्तों आप अपने करेक्ट और सटीक आंसर लगाएं। दोस्तों यहाँ पर निगेटिव सेंस में आंसर पूछा गया आपका, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट होता है। विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, ये नेगेटिव सेंस में है। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल करेक्ट और सटीक आंसर होता है। अगले प्रश्न पर चले हम। दोस्तों डैश डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। ऑप्शन 1, परिणामों की आशा करना। ऑप्शन 2, समस्या की पहचान करना। ऑप्शन 3, समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना। ऑप्शन 4, संभावित युक्तियों को खोजना। तो दोस्तों आप सब अपने करेक्ट और सटीक आंसर लगाएं। दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट और सटीक होता है। परिणामों की आशा करना के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल करेक्ट होता है। दोस्तों अगले प्रश्न पर हम चलें। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। ऑप्शन 1, अनुमोदन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। ऑप्शन 2, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। ऑप्शन 3, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। ऑप्शन 4, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। दोस्तों आप सब अपने करेक्ट और सटीक आंसर लगाएं। दोस्तों यहाँ पर आधारभूत सहायता का उदाहरण पूछा गया है, तो ऑप्शन 1, अनुमोदन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल सटीक और करेक्ट होता है। दोस्तों अगले प्रश्न पर हम चलें। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। ऑप्शन 1, ज्ञान। ऑप्शन 2, बोल। ऑप्शन 3,
अनुप्रयोग, ऑप्शन 4 विश्लेषण। दोस्तों आप सब अपने करेक्ट और सटीक आंसर लगाएं। दोस्तों संज्ञानात्मक संप्राप्ति का जो न्यूनतम स्तर है वो आपका ज्ञान होता है। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट और सटीक आंसर है। दोस्तों अगले प्रश्न पर हम चलें। अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरणा का वर्गीकरण किया है। ऑप्शन 1 स्वाभाविक और कृत्रिम, ऑप्शन 2 कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, ऑप्शन 3 अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सब अपने करेक्ट और सटीक आंसर लगाएं। अब्राहम मैस्लो ने अपने वर्गीकरण में स्वाभाविक और कृत्रिम इन्हीं का ही प्रयोग किया है। तो ऑप्शन आपका 4 बिल्कुल ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल करेक्ट और सटीक आंसर होता है। दोस्तों अगले प्रश्न पर हम चलें। अधिगम अक्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? ऑप्शन 1 आनुवंशिकता, ऑप्शन 2 वातावरण, ऑप्शन 3 प्रशिक्षण पब्लिक शिक्षण, ऑप्शन 4 राष्ट्रीयता। दोस्तों आप सब अपने करेक्ट और सटीक आंसर लगाएं। दोस्तों आपका ऑप्शन 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट और सटीक होता है। राष्ट्रीयता से किसी की अधिगम अक्षमता प्रभावित नहीं होती है। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट और सटीक आंसर है। अगले प्रश्न पर हम चलें। अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। ऑप्शन 1 शीघ्र पुनः स्मरण, ऑप्शन 2 शीघ्र पहचान, ऑप्शन 3 अच्छी धारणा, ऑप्शन 4 यह सभी। तो दोस्तों आप सब अपने करेक्ट और सटीक आंसर लगाएं। दोस्तों अच्छी स्मृति की विशेषता शीघ्र पुनः स्मरण भी है, शीघ्र पहचान भी है और तीसरा अच्छी धारणा भी है। तो ऑप्शन 4 यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट और सटीक आंसर होता है। दोस्तों अगले प्रश्न पर हम चलें। दोस्तों आपका प्रश्न इस प्रकार है, ध्यान और रुचि में संबंध है। सॉरी दोस्तों ये रूस लिखुड़ा है, ये रुचि है, आप इसे रुचि बना लीजिएगा। ध्यान और रुचि में संबंध है। ऑप्शन 1 सकारात्मक, ऑप्शन 2 नकारात्मक, ऑप्शन 3 कोई संबंध नहीं, ऑप्शन 4 बदलता रहता है। तो दोस्तों आप सब अपने करेक्ट और सटीक आंसर लगाएं। ध्यान और रुचि में जो संबंध है वो सकारात्मक होता है। ऑप्शन 1 बिल्कुल आपका करेक्ट और सटीक आंसर होता है। दोस्तों आज की हमारी श्रृंखला इन्हीं प्रश्नों के साथ ख़त्म होती है। दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।